हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन। संयोजन मतलब संधारित्र को जोड़ना। और संधारित्र को संयोजित क्यों किया जाता है? मान लो अगर अलग अलग धारिता के संधारित्र है और अपन को परिपथ में कोई इच्छित मान की धारिता चाहिए, तो उसके लिए अपन को संधारित्र को संयोजित करना पड़ता है। जो संधारित्र का संयोजन है वो संधारित्र का संयोजन दो प्रकार से होगा। एक तो होगा अपने पास श्रेणी क्रम संयोजन और एक होगा समांतर क्रम संयोजन। ये थोड़ा वैसा ही है जैसे 10th क्लास में आपने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा था, ठीक वैसा ही है। और अभी 12th क्लास में भी अपन प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। तो अपन एक एक करके पढ़ेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन किसका? संधारित्र का। तो यहाँ पे अपन फर्स्ट देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। अब श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होगा? देखो, श्रेणी क्रम संयोजन में जो संधारित्र है वो कैसे जुड़े हुए होते हैं। जो पहला संधारित्र है उसकी दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से। तो इस प्रकार ये जुड़े हुए होते हैं। देखना कैसे, देखो ये अपने पास ये सपोज करो अपन 3 संधारित्र लेके चल रहे हैं। ये अपने पास 3 संधारित्र है, ठीक। अब ये पहला संधारित्र, इसको नाम दो C1, C2, C3। अब ये पहला संधारित्र, इसकी दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से। इस प्रकार से ये जुड़े हुए हैं। और जो पहला संधारित्र है इसकी पहली प्लेट अपन ने, यहाँ पे एक बैटरी है, उसका जो धनात्मक टर्मिनल है उससे अपन ने जो पहला संधारित्र है उसकी पहली प्लेट जोड़ी, और इसका जो ऋणात्मक टर्मिनल है इससे तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट जोड़ी। इसका जो वोल्टा है वो मान लो V। अब ये प्लस और ये माइनस है, तो यहाँ से ये प्लस इस साइड, तो जो पहला संधारित्र है उसके इसमें आ जाएगा अपने पास प्लस, यहाँ पर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस। तो इस प्रकार ये हो गया। इस धनात्मक आवेश की वजह से यहाँ पर धनात्मक आवेश हो जाएगा, प्रेरण की वजह से यहाँ पर ऋणात्मक आवेश। तो यहाँ पर जो धनात्मक आवेश आएगा वो कहाँ चल जाएगा? दूसरी प्लेट पे। अब ध्यान देना, श्रेणी क्रम संयोजन है। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान एक समान होता है। तो यहाँ पर ये अपने पास I धारा प्रवाहित हो रही है, और I का मान क्या होता है? I होता है Q/T, मतलब आवेश बटे समय। तो जब धारा एक समान है सभी में, तो यहाँ पर क्या होगा अपने पास? जो प्रत्येक संधारित्र है उसमें आवेश का मान भी एक समान होगा। परंतु श्रेणी क्रम संयोजन में जो वोल्टा का मान है वो वोल्टा का मान अलग अलग होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा V1, इधर वोल्टा माने इसके स्वरूप पे V2, और इधर अपन ने मानी V3। अब यहाँ पे अगर अपन तुल्य धारिता निकालें, ये एक पूरा परिपथ बन गया। इस पूरे परिपथ की अपन को निकालनी है तुल्य धारिता। तो तुल्य धारिता क्या निकल जाएगी? देखना, ये वोल्टा भी है, ये वोल्टा भी इन तीनों संधारित्र के सिरों पर विभाजित होगी। तो जो कुल वोल्टा है, जो कुल वोल्टा क्या हो जाएगी? V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको मान लो समीकरण 1। अब यहाँ पे देखना, अपन जानते हैं Q होता है CV, तो यहाँ से V क्या होगा? Q/C। और ऐसे ही ये V = Q/C है, तो V1 हो जाएगा। देखो आवेश का मान तो सब में समान है, तो V1 = Q/C1, V2 = Q/C2, V3 = Q/C3। इस V का मान अपन समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में रखने पर ये अपने पास क्या बन जाएगा? हो जाएगा Q/C = Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। यहाँ से Q/C, यहाँ से अपन Q कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या आएगा? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3।
इस क्यू से ये क्यू कैंसिल, जो अपने पास ये आया, ये आ जाएगा अपने पास 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। अपन यहाँ पर श्रेणी क्रम की बात कर रहे हैं, मतलब सीरीज़ की जो तुल्य धारिता है उसको अपन प्रदर्शित करेंगे CS। यहाँ पे इस S का मतलब है सीरीज, मतलब श्रेणी। तो ये हो जाएगा अपने पास जो कुल वोल्टता है वो Q/CS, ये तुल्य धारिता 1/CS। तो यहाँ से अपन को क्या पता चला, यहाँ से अपन को पता चला जब भी संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित होंगे तो उनकी जो तुल्य धारिता है पूरे परिपथ की वो क्या होगी, प्रत्येक संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर। तो यहाँ पे ये आ गया, और इसमें देखना ये व्युत्क्रम है, तो जो तुल्य धारिता का मान है वो तुल्य धारिता का मान जो जितने भी संधारित्र की धारिता हैं इसमें जो सबसे कम धारिता होगी जिस संधारित्र की, तो तुल्य धारिता का मान वो सबसे कम धारिता है जिस संधारित्र की उससे भी कम प्राप्त होता है। अगर यहाँ पे अपन देखें तो जो आवेश है वो आवेश हर संधारित्र में क्या है, एक समान है। तो आवेशों का जो अनुपात होगा Q1 Q2 Q3 सबका वो क्या होगा, वो सब Q ही है अपने पास, ये तो Q ही है, तो अपने पास आवेशों का जो अनुपात होगा वो 1:1। और ऐसे अगर अपन वोल्टता का अनुपात देखें तो देखना V क्या है, Q/C। अब ये Q तो नियत है, तो V अपने पास क्या हो गया, इस धारिता के व्युत्क्रमानुपाती। तो वोल्टताओं का जो अनुपात होगा वो वोल्टताओं का अनुपात क्या होगा, वो होगा 1/C1 1/C2 1/C3, इस प्रकार से। अगर अपन देखें ये तो अपन ने किसकी बात करी, केवल 3 संधारित्र की, कि C1 C2 C3 धारिता के जो 3 संधारित्र है ये किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। पर ऐसा अगर अपन ये माने कि एक समान धारिता C के n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो धारिता C के n संधारित्र जब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो तुल्य धारिता क्या आएगी, तुल्य धारिता आएगी 1/CS इक्वल टू, अब देखो ये n है, ऐसे ये जा रहा है, ये कितनी बार है, ये है अपने पास n बार, ठीक। जो ये n बार है जब ये ऐड हो रहा है तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n × 1/C मीन्स n/C। ये कैसे हुआ, सपोज करो 1/C प्लस 1/C होगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 2/C, और 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C होगा तो क्या होगा 3/C। ऐसे ही n बार जुड़े हुए हैं तो क्या हो जाएगा n/C। और यहाँ से CS की क्या हो जाएगा, देखो 1/CS इक्वल टू n/C, तो यहाँ से CS हो गया C/n, ये आ गई तुल्य धारिता। और अगर जो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं अगर उनमें कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है और हर परावैद्युत पदार्थ का जो परावैद्युतांक है वो क्या है, वो अलग अलग है, तो उस हिसाब से कैसा जाएगा, देखना ये अपने पास श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, इस श्रेणी क्रम में, ठीक। यहाँ से धारिता C1 C2 C3 ये है सही, इनमें क्या अलग अलग परावैद्युत पदार्थ भरे हुए हैं। इसमें मान लो अपने पास ये एक परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है जिसका परावैद्युतांक है εr1, और ये दूसरा परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, इसका परावैद्युतांक है εr2, और ऐसे ही तीसरा है जिसमें अलग परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, उसका परावैद्युतांक है εr3। और ये जो सब प्लेटों के बीच की दूरी है ये दूरी भी क्या है, अलग अलग है। मान लो इसमें जो इसके बीच की दूरी है वो है d1, इसके बीच की दूरी d2, इसके बीच की दूरी d3। बाकी जो प्लेटों का क्षेत्रफल है वो क्या है, वो एक समान है। तो यहाँ पर अगर अपन तुल्य धारिता निकालें, अब देखो C क्या होता है,
से होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। और अगर परावैद्युत पदार्थ है तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी ये होता है। तो यहाँ पर ये तो है। बाकी जैसे C1 C2 C3 की बात करें तो C1 क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 ए अपॉन D1 प्लस दूसरे के लिए कोमा C2 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 ए अपॉन D2 और C3 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 ए अपॉन D3। तो ये आ गए। इन सब के मान अपन कहाँ रखेंगे, इन सब के मान रखेंगे अपन इसमें C1 C2 C3। तो C1 C2 C3 में रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा 1 अपॉन CS इक्वल टू 1 अपॉन C1। C1 की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 ए अपॉन D1 प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 ए अपॉन D2 प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 ए अपॉन D3। ये अपॉन के भी अपॉन में है तो ये ऊपर चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन CS इक्वल टू D1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 ए प्लस D2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 ए प्लस D3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 ये 3 है ए। अब इन सबसे कॉमन क्या आ रहा है, इन सबसे कॉमन आ रहा है 1 अपॉन CS इक्वल टू, इन सबसे कॉमन आ जाएगा अपने पास 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए और अंदर क्या बचेगा D1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस D2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस D3 अपॉन एप्सिलॉन R3। और यहाँ से CS क्या हो जाएगा, तो CS बनेगा वो हो जाएगा अपने पास एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस D2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस D3 अपॉन एप्सिलॉन R3। ये हो गया अपने पास जब तीन संधारित्र जुड़े हुए हैं और तीनों संधारित्र के अंदर क्या हो, अलग अलग परावैद्युतांक वाला पदार्थ भरा हुआ हो। या तो ऐसा हो या फिर संयोजन ऐसे भी हो सकता है। रिजल्ट यही आएगा सेम, कब देखना, ये संधारित्र की दो प्लेटें हैं, ठीक, ये दो टर्मिनल से जुड़ रही है। अब इसमें कुछ मोटाई तक तो ये भरा हुआ है अपने पास, ये वाला पदार्थ, फर्स्ट पदार्थ, ठीक, इसका परावैद्युतांक है एप्सिलॉन R1 और दूरी है D1। और इन दोनों प्लेटों के बीच में ही अपने पास इधर है दूसरा परावैद्युत पदार्थ, इसका एप्सिलॉन R2 परावैद्युतांक और दूरी D2। और ऐसे ही थर्ड वाला है इसमें दूरी अपने पास D3 और परावैद्युतांक एप्सिलॉन R3। तो ये है। अब चाहे वो तीन संधारित्रों को आप इस तरह से संयोजित करो या दो प्लेटों के बीच में अलग अलग परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका रख दो, अपने पास परिमाण एक समान आएगा। इसको भी अपन एक तरह से संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन ही मानते हैं। अगला संयोजन अपन देखेंगे समांतर क्रम संयोजन। तो सेकंड है समांतर क्रम संयोजन। देखना, जो समांतर क्रम संयोजन है, समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा, जो संधारित्र है, जो जितने भी संधारित्र अपन संयोजित करेंगे उसकी पहली प्लेट तो किसी एक बिंदु से संयोजित होगी और उन सब की जो दूसरी प्लेट है वो दूसरे बिंदु से संयोजित होगी और उसके बाद इन दोनों बिंदुओं को अपन वोल्टा स्रोत से जोड़ देंगे। देखना कैसे, देखो ये अपने पास वही तीन संधारित्र लेंगे अपन,
ये 3 संधारित्र है, ठीक। तो इन सब की जो ये पहली प्लेट है वो एक बिंदु से जुड़ी हुई है और इनकी जो दूसरी प्लेट है वो दूसरे बिंदु से जुड़ी हुई है। ये मान लो बिंदु P और ये बिंदु Q। तो इस बिंदु से अपने पास ये जुड़ा हुआ है, ये सब जुड़ा हुआ है, ठीक। अब जो ये दो बिंदु है इनको अपन जोड़ते हैं मूलतः स्रोत से, ये प्लस ये माइनस और ये है V। अब ये प्लस है तो यहाँ पर आकर ये जो संधारित्र की प्रथम प्लेट है इन सब पे धनात्मक आवेश आ जाएगा और इस साइड आ जाए अपने पास ऋणात्मक। इन संधारित्र की जो धारिता है वो है C1, C2, C3। अब देखो इसमें अपने पास धारा प्रवाहित होगी I, ये I धारा यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर विभाजित होगी I1, I2, I3। I का मान होता है Q/T। तो जब धारा अलग अलग है तो आवेश भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इस पर मान लो आप आवेश Q1, इस पर आवेश Q2, इस पर आवेश Q3। और समांतर क्रम संयोजन है, समांतर क्रम संयोजन में जो वोल्टता है उस वोल्टता का मान एक समान रहता है। तो यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच में वोल्टता V है तो इन सब में वोल्टता क्या आएगी, V। इन सब में वोल्टता V है। तो ये समांतर क्रम संयोजन में देखना जो कुल आवेश है वो कुल आवेश क्या होगा, समस्त आवेशों का योग। और चूंकि Q इक्वल टू क्या होता है, CV, तो यहाँ से Q1 इक्वल टू क्या जाएगा C1V, Q2 इक्वल टू C2V एंड Q3 इक्वल टू C3V। अब अपन बात कर रहे हैं समांतर क्रम संयोजन की, मेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो अपन जो परिणामी आएगा तुल्य धारिता उसको अपन प्रदर्शित करते हैं CP से। तो इन सब के मान अपन क्या रखेंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 से ये हो जाएगा CPV इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V, ये C3V आएगा। तो ये हो गया C1V प्लस C2V प्लस C3V। तो यहाँ से ये हो गया CPV, यहाँ से V कॉमन आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। इस V से ये V कैंसिल, तो CP क्या हो गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका मतलब जो जितने भी संधारित्र जब वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हों तो समांतर क्रम में जुड़े रहने पर जो उसकी तुल्य धारिता होगी वो क्या होगी, समस्त धारिताओं का योग। तथा जो तुल्य धारिता है वो क्या होगी, देखो इन सब में जो धारिता का मान सबसे अधिक होगा, जिस संधारित्र की धारिता का मान सबसे अधिक होगा उससे भी अधिक मान आएगा तुल्य धारिता का। तथा इसमें देखना इसमें अपने पास जो वोल्टता है वो वोल्टता का मान एक समान है। तो अगर प्रत्येक धारिता में वोल्टताओं का अपन अनुपात देखें तो ये क्या होगा अपने पास, ये सब VV है तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगा, इनका अनुपात हो जाएगा 1:1:1 इस टाइप से। तो रेशो क्या हो रहा है, 1:1 हो रहा है। तथा अगर अपने पास C धारिता के संधारित्र है, C धारिता के N संधारित्र और N संधारित्र क्या हो, N संधारित्र अपने पास समांतर क्रम में संयोजित है। तो ये क्या बन जाएगा, तुल्य धारिता CP इक्वल टू C प्लस C प्लस C प्लस, तो ये कितना है, N बार आएगा। तो इनको जोड़ेंगे अपन तो CP क्या जाएगा, N इंटू C, क्योंकि वही C प्लस C अपने पास इसको 2 से ले सकते हैं, C प्लस C इसको 3 से लिख सकते हैं। ऐसे ये N बार है तो उसको बन सकते हैं NC। और अगर ये जो संधारित्र है इन संधारित्र में अगर परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है और अलग अलग परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है सभी में, तो अपने पास तुल्य
धारिता क्या आएगी देखना। ये मान लो अपने पास ये 3 संधारित्र है और ये 3 संधारित्र अपने पास समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, ये तो मान लो आप इधर तो जो पराविद्युत पदार्थ है वो है अपने पास एप्सिलॉन r1। इन दोनों के बीच की दूरी अपने पास d ही है। पर यहाँ पे क्या होगा, ये समांतर क्रम में है ना, तो इनका जो क्षेत्रफल है वो अलग अलग होगा। तो इसका क्षेत्रफल मान लो आप a1। ऐसे ही ये है दूसरा संधारित्र। दूसरे संधारित्र में बीच की दूरी इनकी दोनों प्लेटों की d है। इसका क्षेत्रफल a2 और इसका पराविद्युतांक एप्सिलॉन r2। और यहाँ पे जो ये तीसरा संधारित्र है इसका पराविद्युतांक एप्सिलॉन r3, दोनों के बीच की दूरी d और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा a3। तो अब यहाँ पे देखना आप, जो अपने पास तुल्य धारिता आएगी, जो तुल्य धारिता क्या होती है, तुल्य धारिता होती है देखो Cp तो है अपने पास C1 प्लस C2 प्लस C3 और C होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r a अपॉन d। तो यहाँ पे ये Cp आएगा C1 के लिए एप्सिलॉन नॉट तो है सही, एप्सिलॉन r1 जो क्षेत्रफल है वो अलग अलग है, तो ये हो जाएगा a1 अपॉन जो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी समान है d। ऐसे ही एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r2 a2 अपॉन d प्लस एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r3 3 अपॉन d। तो ये जो Cp है ये Cp हो गया एप्सिलॉन नॉट अपॉन d कॉमन आ गया, और अंदर क्या बचा एप्सिलॉन r1 a1 प्लस एप्सिलॉन r2 a2 प्लस एप्सिलॉन r3 a3। ये हो गया अपने पास तुल्य धारिता। और इसको तो अपन ने संयोजित किए सही, पर अगर अपन दोनों जो प्लेटें हैं उनके बीच में अलग अलग पराविद्युत पदार्थ की पट्टिकाएं रख दे तब भी अपने पास वो कैसे व्यवहार करेगा, समांतर प्लेट संधारित्र का जो समांतर क्रम संयोजन है वैसे। सपोज करो अपने पास ये 2 प्लेट है, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। अब देखो इसका जो एक पार्ट है उधर अपने पास एक प्रकार का पराविद्युत पदार्थ भरा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो ये मान लो आप, तो इसको अपन ऐसे ही बना सकते हैं। ये हो गया अपने पास a1 और इसका पराविद्युतांक हो गया एप्सिलॉन r1 और इनके जो बीच की दूरी है वो तो d है ही सही, यहाँ से यहाँ तक की दूरी d। तथा जो ये दूसरा है वो जाएगा अपने पास a2 एप्सिलॉन r2 और जो तीसरा है वो जाएगा a3 एप्सिलॉन r3। तो चाहे 3 अलग अलग संधारित्र को अलग अलग पराविद्युत पदार्थ भर के ऐसे समांतर क्रम में संयोजित करें, या फिर 2 समांतर प्लेटें हैं इनके बीच में अलग अलग क्षेत्रफल के 3 पराविद्युत पट्टिकाएं रख दें, ये भी किसकी तरह व्यवहार करेगी, समांतर क्रम संयोजन की तरह। और इसका जो परिणामी धारिता आएगी वो क्या आएगी अपने पास Cp, ये जो आई है।